उसे जैसे परीक्षा पास होती जा रही है ना, ये प्रभाव दिख रहा है। ये हर साल होता है, पहली बार नहीं हो रहा, हर साल होता है ऐसा। अब पता नहीं क्यों होता, मुझे नहीं पता, जबकि एक बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है ना। पेपर होता है जब धान काटना रहता है। चलो, तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज पढ़ते हैं लाइसोसोम के बाद क्या पढ़ना भाई? जीव द्रव्य। चलिए शुरू करते हैं। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। आप देखिएगा, आज का पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे किससे? प्रोटो, शायद अगर गलत नहीं होता शायद यही स्पेलिंग होती है जीव द्रव्य की, उससे आपसे मतलब नहीं है। हिंदी जानिएगा क्या होता है? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है जी। अच्छा जी, चलिए हम देखते हैं, जो भी होगा बात करते हैं। आप देखिएगा, हमारे कोशिका में 2 प्रकार का द्रव पाया जाता है। चलिए कोशिका बना लेते हैं पहले, फिर हम साइटोप्लाज्म के बारे में भी बात करेंगे। सुनो ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए ये है, ये क्या है? मान लीजिए कोशिका है, ये क्या है? अच्छा बात, अगर मैं कोशिका ऐसे बना दूँ तो, अगर मैं कोशिका ऐसे बना दूँ तो ये किसकी कोशिका होगी? ध्यान रखना है, पौधों की कोशिका होगी। तो जंतुओं की कोशिका जो होती है ना, गोल जैसी होती है, लेकिन चौकोर किसकी कोशिका होती है? पौधों की। पौधों की थोड़ा जानना, इसमें कभी कभार डिफ्रेंशिएट करने को दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, पौधों की कोशिका चौकोर होती है और जंतुओं की कोशिका। और हमने कल पढ़ा था केंद्रक के बारे में। अच्छा बताओ, हमने देखो कोशिका में क्या क्या पढ़ा अभी तक? कोशिका में हमने किसके बारे में पढ़ा है? चलिए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे होता था, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया होता था। राइबोसोम के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, और रसधानी के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, और किसके बारे में? केंद्रक के बारे में यहाँ पढ़ा, ठीक है ना, और किसके बारे में पढ़ा है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी अंतःप्रतव्य जलिका के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है ना, और यहाँ पर गाल्जी का, हाँ, गाल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा। ऐसे के साथ बहुत सारी चीज़ों के हमने बारे में पढ़ा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। तो मुझे ये बताइए, ये आपस में लड़कर मर काहे नहीं जाते? जैसे लाइसोसोम है ना, कितना खतरनाक, पता है? कोई इसे लड़ता नहीं है, पता क्यों? क्योंकि एक एंजाइम छोड़ता है। पता कौन एंजाइम छोड़ता हो? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है। सब लड़ेगा, अपना विस्फोट कर देगा पनियों को। जाओ भाई, हम तो डूबे सनम, तुम भी डूबेगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसलिए लड़ते क्यों नहीं? लड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? द्रव होता है, द्रव होता है। ऐसा समझ लीजिएगा, कोई बर्तन मान लीजिए खरीद कर लाया जाता है, मान लीजिए बोरिया में खूब बहुत सारा बर्तन है, भर दिया, तो बर्तन में अगर चुपचाप बर्तन डाल लोगे तो बार बार खड़ 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 के आवाज़ आएगी नहीं, आपस में लड़ेंगे बर्तन, आवाज़ आएगी। अच्छा, कुछ दुकानदार ऐसा भी कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं उसमें आवाज़ नहीं आती है। बताओ क्या डालते हैं? कागज़ डाल देते हैं, या फिर कहीं कहीं आओ जो पोरा टाइप डाल देते हैं, उसमें भी आवाज़ नहीं आती है। तो कुछ डाल देते हैं। उसी तरह जीव द्रव्य में भी, ताकि सभी कोशिकांग आपस में लड़े ना, इसलिए इसमें क्या डाल दिया जाता है? द्रव, ठीक है ना। उस द्रव का नाम क्या होगा पता है आप लोग को? कोशिका द्रव। क्या होता है? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। उस द्रव का नाम क्या है? कोशिका द्रव। इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। हमने पढ़ाया था कोशिका के परिवार का नाम क्या है? साइटो, इसलिए साइटोप्लाज्म, ठीक है। आप देखिएगा, केंद्रक है, केंद्रक, ये केंद्रक है ना। केंद्रक में क्या पाया जाता है? पढ़ाया था आप लोग को, गुणसूत्र पाया जाता है, और गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। ऐसे पढ़ाया था ना आप लोग को। तो गुणसूत्र भी आपको ऐसे ऐसे फैले होते हैं, गुणसूत्र भी ऐसे ऐसे फैले होते हैं कि नहीं होते हैं? ये डीएनए की संरचना एक्चुअली में, गुणसूत्र की संरचना कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सब फैले होती हैं, तो ये आपस में लड़ते क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी क्या होता है? द्रव होता है। उसके अंदर भी क्या होता है? द्रव होता है। तो जो दिखेगा, अगर कोशिका के अंदर जो द्रव था तो कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर द्रव था तो क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको बोल देंगे केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। अगर कोशिका के अंदर द्रव होगा तो उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और यहाँ बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, 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 ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। तो जीव द्रव्य क्या होता है भाई? ध्यान रखना, इसका द्रव्य और पूरे कोशिका का द्रव्य दोनों मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। यानी कोशिका द्रव्य और यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिला दिया जाएगा क्या कहलाएगा?
प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा मेरे भैया? ये कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य कहलाएगा। ठीक है ना, जीव द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं जीव द्रव्य में क्या होता है। पानी होता है, हर शरीर का हर अंग, हर जहाँ भी देखो वहाँ पर कोशिका है, हर कोशिका में क्या होगा? जीव द्रव्य होगा। उसमें द्रव की आवश्यकता होगी, और द्रव से अधिक मात्रा में आपको पता है हमारे शरीर में किस द्रव की अधिकता होती है? पानी की होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जब भी द्रव की बात करूंगा तो मैक्सिमम पानी से ही समझेंगे, क्योंकि हमें अधिकता हमारे शरीर में किसकी होती है? पानी की होती है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर अरे बन रहा, आओ तुमको बताते हैं। ठीक है ना, मुझे एक चीज बताइएगा आप लोग, अगर मानव शरीर में 1% पानी की कमी होती है, कितना मेरे भैया? अगर 1% पानी की कमी होती है, 1% पानी की कमी होगी, 1% पानी की कमी होगी, तो ध्यान रखिएगा हमें प्यास लगने लगती है। हमें क्या लगने लगती है? ठीक है ना, जीव द्रव्य में मतलब पानी है, सब पानी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 65% पानी ही होता है, थोड़ा बहुत ब्लड होता है। ठीक है, तो हालांकि ब्लड थोड़ा द्रव में आ सकता हो, ठीक, द्रव एक द्रव्य होता है, एक द्रव होता है। द्रव में पानी द्रव्य में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी अलग अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है, 1% पानी की कमी होगी तो क्या होगा? हमें प्यास लगने लगेगी। अगर बाय द वे 10% पानी की कमी होगी तो ध्यान रखना, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आपको पता है ना, जो नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अनशन करते हैं। अनशन करते हैं ना, पानी सन कभी नहीं करते हैं पानी सन कभी नहीं, क्योंकि वो भी विज्ञान पढ़ कर आए हैं कि जैसे कमी होगी हम दांत चियार देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा, अनशन में हमेशा अन्न का त्याग किया जाता है। ठीक है ना, पानी का त्याग नहीं किया जाता। अच्छा, पता ना कौन से मैंने मूवी देखा था, और उसमें धरना में बैठा होता है, नेता होता है। ठीक है ना, और वो ना बाथरूम में जाता है बार बार, तो बाथरूम में जानते क्यों जाता है? खाने के लिए जाता है। पूरा मूवी का ध्यान नहीं आ रहा, मैंने देखा तो है मूवी। ठीक है ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उसमें होता है। तो वो ज़्यादा बाथरूमों में जाकर खा कर आता है, फिर धरना में बैठ जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, नेता लोग भी ऐसे ही करते होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहाँ पर 10% की कमी हुई, ठीक है ना, जहाँ पर 10% कमी हुई, व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो यही समझ गए जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है ना, वो ऐसा द्रव्य जो सभी अंगों है, सॉरी ना करो यार, जो सभी अंगों को आपस में लड़ने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है ना, वही क्या कहलाएगा मेरे भैया? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में कौन कौन आएगा? कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। ठीक है ना, केंद्रक द्रव आपको पता है, केंद्रक में डीएनए गुणसूत्र पाया जाएगा, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, सब बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, एक काम खत्म। आप पढ़ते हैं किसके बारे में? आप पढ़ते हैं लवक के बारे में। ठीक है, आप पढ़ते हैं किसके बारे में? लवक के बारे में। लवक क्या होता है? ठीक है, लवक जिसको बोलेंगे प्लास्टिड, आप लोग बेहतर जानते होंगे। हाँ, क्या पढ़ेंगे भाई? लवक। लवक, लवक इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लास्टिड। ठीक है ना, लवक जो होता है ना, सिर्फ पौधों में पाया जाता है। क्या होता है? सिर्फ पौधों में। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने लाइसोसोम पढ़ा था, लाइसोसोम वो सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतुओं में पाया, ये सब ध्यान रखना, यही सब सवाल बना देता है हमारा। ठीक है ना, यही सबसे हमारा सवाल बन जाता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, जिसको आत्मघाती थैली हम लोगों ने बोला था। ठीक है, और लवक देखिएगा, लवक सिर्फ किस में पाया जाएगा? सिर्फ पौधों में होता है। ठीक है, सिर्फ पौधों में होता है। लाइसोसोम किस में होगा भैया? सिर्फ पौधों में होगा। मुझे एक चीज बताइएगा, लवक जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, लवक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों अपना अपना काम है। ठीक है ना, पहला नाम है, आप लोग को पता होगा, हरित लवक होता है शायद। कौन लवक होता है? हरित लवक, हरित लवक। और दूसरा कौन होता है? दूसरा बताओ जरा। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। और तीसरा नाम बता दोगे आप लोग? तीसरा का नाम बताओगे? क्या होगा? वर्णी लवक, वर्णी लवक। आप देखिएगा, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये भोजन बनाने का कार्य करता है। कहाँ पर? पौधों में। पौधों में क्या करता है? भोजन बनाने का। हरित लवक नाम सुनो ना, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, जानते हो? पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के वजह, पता ना आप लोग को? हरित लवक
ये सिर्फ पौधों में पाया जाएगा और पौधों में क्या करेगा, ये भोजन बनाने का कार्य करेगा। क्या करेगा, ये पौधों में भोजन बनाने का कार्य करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है, ठीक है ना। भोजन बनाने का कार्य करेगा कौन भैया, हरित लवक क्या करेगा, पौधों में भोजन बनाने का कार्य करेगा। भोजन बन गया, जैसे हमारे घर में रसोई होता है, रसोई में खाना बन जाता है। आजकल तो मतलब ठीक है, आज हमारे लोग डेवलप हो रहे हैं, तो रसोई में भी बनता है, उसी में रख दिया जाता है। पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए हम लोग चूल्हा पर खाना बनाते थे तो बाहर उठाकर कहाँ करते, अंदर घर में रखते थे। तो ध्यान रखना, आज भी चूल्हा पर कई लोगों का बनता है, क्योंकि गैस इतनी महंगी हो चुकी है, ठीक है ना। तो अवर्णीय लवक ये क्या करता है भैया, ये भोजन को संरक्षित करने का काम करता है, यानी स्टोर करने का काम करता है। कौन, अवर्णीय लवक, ठीक है ना। तो भोजन को स्टोर करने का काम यानी संरक्षित करने का काम कौन करेगा, संरक्षित करने का कार्य। भोजन को संरक्षित करने का काम किसका होगा भैया, अरे बोलो, तेज बोलो, जोर से बोलो, अवर्णीय लवक, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होगा, एक टुकुर टुकुर ताक रहा है, बोल रहा है कि हमको कुछ बता ही नहीं रहे हैं, इसके बारे में क्या बताओ भाई, ये क्या काम करेगा, कोई बताएगा काम करेगा ये, कोई बताएगा, बायोलॉजी वाला कोई बताएगा, हाँ। अब चयन का काम करेगा, बायोलॉजी वाला कोई बताएगा भाई। ध्यान रखना, ये रंग देने का काम करता है। क्या करता है, रंग देने का कार्य करता है, रंग देने का कार्य करता है। ये रंग, ठीक है ना, देखें ये अवर्णीय लवक क्या करता है, रंग देने का कार्य करता है भाई, रंग देने का कार्य करता है, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल बता दें आप लोग को, ठीक है ना। जैसे पौधों में मिलता है, जैसे बात करते हैं, जैसे अक्सर पूछता रहता है, टमाटर का रंग, ठीक है ना, ठीक है ना। टमाटर का रंग किसकी वजह से लाल होता है, टमाटर का रंग लाल होता है किसके वजह से बबुआ, लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन की वजह से होता है। टमाटर का रंग लाल किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है, ठीक है ना। गाजर का रंग किसकी वजह से, गाजर का रंग किसकी वजह से होता है भाई, कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से, ठीक है ना, ठीक है ना, कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है ना। चुकंदर का रंग किसकी वजह से होता है भैया, चुकंदर का जो रंग होता है किसकी वजह से उसका रंग निर्धारित होता है, चुकंदर का रंग देख लीजिएगा, कैरोटीन ही है, ठीक है। चुकंदर का रंग क्या नाम, विटामिन है, जरा बता दीजिएगा, गलत बता दूँ तो, ठीक है, विटामिन, ठीक है ना, विटामिन। और फूलों का पीला रंग बेंजा, कौन था ये, मैं वो नोट्स भूल गया हूँ। फूलों का पीला रंग अभी सुबह बताया था, अभी लिखा भी था मिटाने से पहले उसको, अभी सुबह ही पढ़ाया हूँ। बेंजाथील, क्या नाम है भाई, कुछ बताओ, कुछ लिखा है क्या उसमें, बताइए जरा। फूलों का पीला रंग, नोट्स भूल गया हूँ घर, हाँ ध्यान रखिए, बात बता देंगे, ठीक है ना। टमाटर रंग लाल रंग, लाइकोपीन, गाजर का रंग कैरोटीन, चुकंदर का रंग विटामिन, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें होती है। कौन, मैं कल बता दूंगा उसको, ठीक है, उसे मेरे दिमाग से निकल गया, मैं सुबह ही पढ़ाया हूँ, क्योंकि मैं सुबह लिखवाया था, ठीक है। फूलों का पीला रंग, ठीक है, बेंजाथील के, ऐसे तो कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। आप देखिएगा, वर्णीय लवक रंग देने, लवक के बारे में कहानी खत्म, ठीक है। 3 काम होंगे लवक के, सिर्फ पौधों में पाया जाता है, पहली बात तो अलग बात है, खासियत उसकी होगी। 3 प्रकार के हरित लवक। पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से, वो भी लिख लो, ठीक है ना। पत्तियों का हरा रंग, ठीक है, पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से भैया, क्लोरोफिल के, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्ण क्लोरोफिल की वजह से इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है ना। पत्तियों का रंग किसकी वजह से होता है भैया, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है ना। इतना कहानी खत्म। आप बात करते हैं, आई थिंक लगभग खत्म हो गया आपका कोशिका के जितने अंग जो इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। एक के बारे में और पढ़ते हैं, केंद्रक पढ़े थे हम लोग ना। केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक में क्या पाया जाता है,
गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, गुणसूत्र के बारे में। हटा दें इसको, ठीक है, हटाते हैं इसको। चलिए जी, हेडिंग डाल लीजिएगा गुणसूत्र। केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र, गुणसूत्र इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम्स, ठीक है, क्रोमोजोम्स। हिंदी में जानते रहेंगे उतना काफ़ी है, इंग्लिश में जानना जरूरी है। क्रोमोसोम्स बोलेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। सेंट्रोसोम हो चुका ना, तारा का है, क्या करता है सेंट्रोसोम? बताइए बताइए। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन सर्वाधिक कहाँ होता है? हाँ, यकृत में होता है, ठीक है, लिवर में होता है। चलिए जी, गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं। गुणसूत्र, ठीक है, सबसे पहले कहाँ पाया जाता है तो बताओगे? कहाँ पर? केंद्रक में। कहाँ पर? केंद्रक में। केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र का काम क्या होता है भैया? गुणसूत्र का काम क्या होता है? गुणसूत्र का काम समझ लो। गुणसूत्र का काम होता है कि माता पिता के गुणों को उसकी संतान में भेजना, ठीक है ना। गुणसूत्र का काम क्या होता है? उसके माता पिता के गुणों को उसकी संतान में भेजना। क्या है ये, किसका काम होता है? गुणसूत्र का काम होता है। अब देखिएगा, गुण कैसा गुण? जैसे आप लोग बहुत जैसे एक मानवीय गुण के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, 2 आँख है, 2 नाक है, 2 कान है, ये सब एक इंसान का क्या है? गुण है। उस गुण को कहाँ भेजेगा? उसके दूसरी पीढ़ी में भेजेगा, ठीक है ना। तो गुणसूत्र क्या करेगा? अपने गुणों को दूसरे पीढ़ी में भेजने का कार्य किसका होगा? गुणसूत्र का होगा, ठीक है ना। लेकिन सूचना कौन गुणसूत्र को देगा? दिक्कत ये है, सूचना कौन देगा? मैं बताता हूँ आपको, अभी आपको समझ में आएगा। गुणसूत्र बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जब हम डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है ना। सुना ध्यान से, पहले हम क्या करते हैं? डीएनए, एक गुणसूत्र का मैं फिगर बनाता हूँ। गुणसूत्र का मैं क्या करता हूँ? फिगर बनाता हूँ। ऊपर से लेट आ रहे हो आप लोग, सुर कर रहे हो अलग से। यहाँ देखिएगा, मैं गुणसूत्र का एक फिगर बना लेता हूँ। ये क्या है? मान लीजिए गुणसूत्र क्या है? ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ठीक है। गुणसूत्र का काम समझ गए आप लोग, ठीक है। एक पीढ़ी के गुणों को दूसरी पीढ़ी में वो भेजेगा, ठीक है ना। गुणसूत्र इस गुणों को नहीं भेजेगा। जैसे हम मान लीजिए कि हाँ, मैं पढ़ने में ठीक है, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, पर्यावरण में जीएस भी ठीक पढ़ा लेता हूँ, तो नहीं, क्यों मेरे इस गुणों को नहीं भेजेगा। ध्यान रखना, इस गुणों को दूसरी पीढ़ी में नहीं भेजेगा। किस गुणों को भेजेगा? वो जो मानवीय गुण है कि हाँ, 4-5 उंगली है, 5 उंगली है, 2 आँख है, 1 नाक है, 2 एक मुंह है, ठीक है ना, 2 पैर है। इन गुणों को क्या करेगा? वो भेजे, इन गुणों को भेजेगा। ये ना कि हाँ, इनका दिमाग बड़ा सही है, वो भेज, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होता, ठीक है ना, एक गरीब हमेशा गरीब रहता, ठीक है ना, क्योंकि इसको सोच छोटी होती है। अभी का अमीर हमेशा अमीर रहता, ठीक है, क्योंकि सोच बड़ी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। देखिएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो मेरा अपने जो मस्तिष्क का विकास किया हूँ, ठीक है ना, वो आपने अर्जित किया इस दुनिया में आकर, ठीक है ना। ये मेरा मानवीय गुण नहीं है। मानवीय गुण क्या है? जो हमें प्रकृति ने दिया है। 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, 2 आँख दिया है, कान दिया है, मुंह दिया, ये क्या है? ये मानवीय गुण है। इस गुणों को क्या करेगा? दूसरे में ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। अर्जित गुणों को नहीं करेगा, ठीक है ना, अर्जित गुणों को नहीं करेगा। नहीं तो एक आईएएस का बेटा कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि आईएएस ही बनेगा। सचिन तेंदुलकर का बड़ा बेटा हो सकता, जरूरी नहीं कि उतना महान क्रिकेटर बन जाएगा जितना सचिन तेंदुलकर का बेटा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये भी बता देते हैं कि जितना, हाँ, ये सुन लीजिएगा, ये बता दिया आपने, लेकिन जितना बड़ा अमिताभ बच्चन का कद है इस बॉलीवुड में, क्या उतना बड़ा अभिषेक बच्चन का है? बहुत लो, इतना बड़ा, इतना ही कद होगा। अगर अमिताभ बच्चन कद इतना है तो इतना बड़े होगा, ठीक है ना। ऐश्वर्या राय का भी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऐश्वर्या राय के किस लिए जानते हो? कि विश्व सुंदरी, और कुछ नहीं। और कुछ जानते हैं? कोई 2-4 मूवी बताइए कि हाँ यार, देखने पर लगे कि अच्छा महसूस फील होगा। हाँ, वही देवदास के अलावा कुछ पता नहीं होगा आपको, ठीक है ना, वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। टॉपिक पर आते हैं। गुणसूत्र मतलब अर्जित गुणों को ट्रांसफर नहीं करेगा, मानवीय गुणों का क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा। अब सुना ध्यान से, इस गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र को वैज्ञानिकों ने देखा, ठीक है ना।
अब इस गुणसूत्र के हिस्सा मान लीजिए, इस हिस्सा खींच देते हैं, इस हिस्सा क्या करेंगे, इस हिस्सा को मैंने खींच दिया, इस हिस्सा को मैंने खींच दिया, तो आप खींचेंगे तो ऐसे हो जाता है, क्या हो जाता है बबुआ, ऐसे हो जाता है। जैसे गुणसूत्र के खींचा मैंने, किसमें, ऐसे द्विकुंडली के रूप में आगे बढ़ गया, द्विकुंडली के रूप में आगे बढ़ गया, ठीक है ना। अब जैसे इस रूप में आया है, इस गुणसूत्र को मैंने खींचा तो क्या प्राप्त हुआ हमें, डीएनए प्राप्त हुआ। क्या हुआ, डीएनए, क्या प्राप्त हुआ, डीएनए प्राप्त हुआ, डीएनए प्राप्त हुआ। अब सुनिएगा डीएनए का काम क्या है, डीएनए का काम क्या है, आप देखिए, अब आपको बेहतर तरह से समझ में आएगा कि गुणसूत्र क्या होता है। डीएनए का समझिएगा, जैसे मान लीजिए हर गांव में एक होता है, ऐसा एक आदमी होता है कि उसको गांव के सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है। गांव में एक दो आदमी पक्का ही होते हैं, और सरकारी के भी आदमी होता है, जैसे लेखपाल, उस गांव के बारे में उसको सब कुछ पता रहेगा, ठीक है ना, कि हाँ इसने क्या बोया है, इसने खाया नहीं, क्या बोया है, ठीक है ना, क्या मतलब इनकी फसल कैसे खराब हुई है, सब कुछ गांव के बारे में उसको पता रहेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जैसे गांव के एक आदमी के पास सब कुछ सूचना होती है ना उस गांव के बारे में, उसी तरह शरीर में एक ऐसा कोशिकांग होता है जो उसके शरीर के बारे में सारी सूचना रखता है। कौन रखता है भाई, उसका नाम है डीएनए। डीएनए भी क्या करेगा, शरीर के बारे में सारी सूचना रखेगा। इस सूचना किसको देगा, गुणसूत्र को देगा। इस सूचना किसको देगा, गुणसूत्र को। अब गुणसूत्र क्या करेगा, इसी सूचनाओं को क्या करेगा, दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर कर देगा, इसी सूचना को। ये सूचना कैसा सूचना देगा, कैसा सूचना रखा रहेगा कि 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 10-20 उंगलियां होती हैं, ठीक है ना, 2 आँख होते हैं, ठीक है ना, एक जीभ होता है, ये सब सूचना रखा रहेगा। कौन रखा रहेगा, डीएनए रखा रहेगा। यही डीएनए क्या करता है, सूचना देगा इसको, गुणसूत्र को। अब गुणसूत्र क्या करेगा, उसके गुण को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देगा। तो ध्यान रखना, इसका काम होता है सूचना रखना, ठीक है ना, सूचना रखना। अब बात करते हैं डीएनए में होता क्या है, ठीक है ना, डीएनए में, ठीक है, डीएनए में क्या होता है। ये थोड़ा सा विकसित हो गया है, इसको विकसित कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, अब विकसित हो गया है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, फीता खुल गया, मिट्टी लग रहा है सुबह से, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। अब पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। तो पूछता है कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है, डीएनए में, हटा देता हूँ इसको, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या बताओगे आप लोग, ध्यान रखना, फास्फोरस। क्या हो डीएनए में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, डीएनए में होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब सुनना मेरे भैया ध्यान से मेरी बात, ठीक है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, क्या बताओगे, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताओगे आप, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। अब एक सवाल पूछा था पिछले बार, ध्यान रखिएगा, यूपी टेट में पूछा था, मेरा दिमाग घूम गया था, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो था जरूर, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। पूछा था, हालांकि पढ़ा नहीं था मैं, दिमाग घूमने का मतलब पढ़ा नहीं था उस टाइम। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो सुना ध्यान से, मैं इधर कर लेता हूँ। पूछा था सवाल में पिछली बार यूपी टेट में कि सामान्यतः मनुष्य में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना, कैसा डीएनए होता है। तो डीएनए का प्रकार सुनना ध्यान से, डीएनए का प्रकार, ठीक है ना, डीएनए का प्रकार भैया, ठीक है, ए डीएनए, ठीक है, ए डीएनए होता है, बी डीएनए, ठीक है, बी डीएनए, सी डीएनए, ठीक है, डी डीएनए, डी डीएनए और ई डीएनए और जेड डीएनए, ठीक है। देखो हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ से एक सवाल आया है, पिछली बार यहाँ से आपका एक सवाल आया है। आप बताओ, ये देखिए, ये डीएनए है, द्विकुंडली मॉडल है ना, कौन सा मॉडल, द्विकुंडल, देखना एक मॉडल है यहाँ पर है, फिर यहाँ पर द्विकुंडली मॉडल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डीएनए को देखा किसने था, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले डीएनए को देखा किसने था, देखा किसने था भाई सबसे पहले, तो ध्यान रखना, कार्लसबर्ग ने देखा था, सबसे पहले डीएनए को देखा किसने था, कार्लसबर्ग ने देखा था, लेकिन देखकर छोड़ दिया, चुपचाप देखकर छोड़ दिया। लेकिन बाद में 2 वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि डीएनए का स्वरूप कैसा है, जिसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना, डीएनए का द्विकुंडली संरचना। पूछता है कि डीएनए का द्विकुंडली संरचना किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने। ध्यान रखना, पूछता है डीएनए का कि डीएनए ऐसा ये कैसे, किसने बताया था आपको, तो वाटसन ने क्रिक ने बताया था, ठीक है ना, द्विकुंडली
द्विकुंडली संरचना के बारे में किसने बताया था भाई, किसने दिया था? तो नाम बताओगे, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक। अब यहाँ फिर आ जाते हैं, अब सुनना, बता मेरी बात ध्यान से सुनना। वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले जब डीएनए का अध्ययन कर रहे थे तो उनको जानते हो कौन सा डीएनए मिला इन पांचों में से, पांचों छह में से कौन डीएनए मिला, ध्यान रखना, उनको मिला ये बी डीएनए। क्या मिला भैया? बी डीएनए, ठीक है ना। तो सामान्यतः सभी लोगों में कौन सा डीएनए पाया जाता है? बी डीएनए, ध्यान रखना। सामान्यतः सभी में कौन डीएनए पाया जाता है भाई? सामान्यतः सभी में, ये सवाल पिछली बार यूपी टेट का पूछा, ध्यान रखना। सामान्यतः सभी में बी डीएनए पाया जाता है, बी डीएनए। सामान्यतः सभी में कौन डीएनए पाया जाएगा? तो बी डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। सूचना का कौन एकत्रित करके रखता है? डीएनए रखता है, सूचना एकत्रित रखता है। और सूचना किसको देता है? गुणसूत्र को। और गुणसूत्र क्या करता है? अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है। जैसा सूचना देगा, जैसे मान लीजिए जैसा मंत्रिमंडल कहेगा वैसा राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा मंत्रिमंडल कौन है यहाँ पर? डीएनए। यहाँ पर भारत में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, मैंने बताया था। उसको घुमा दो थोड़ा सा, डीएनए हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक प्रकार से डीएनए का काम कौन करेगा? हमारी सरकार। और राष्ट्रपति साहब कौन है? राष्ट्रपति साहब के, हाँ, गुणसूत्र राष्ट्रपति साहब हैं, ये सूचना इनको देंगे। तो 12 लोगों का मनोनयन करते हैं ना राष्ट्रपति साहब राज्यसभा में, 2 लोगों का करते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में हट गया, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति मान लीजिए अगर नियुक्ति भी करते हैं राज्यपाल की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो मंत्रिपरिषद के कहने पर करते हैं, ठीक है ना। तो जैसा मंत्रिमंडल कहेगा वैसा राष्ट्रपति करेगा। उसी तरह जैसा डीएनए कहेगा वैसा गुणसूत्र करेगा, सूचना देगा, उसी तरह आगे ट्रांसफर करेगा। कभी कभी गलत सूचना चल जाती है, कभी कभार डीएनए गलत सूचना देते था, किसको? गुणसूत्र को। अब गलत सूचना दे देता है ना, तो कभी कभार 5 उंगली की जगह 6 उंगली निकल जाती है, 5 उंगली की जगह 6 उंगली छांगू रहे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऐसी चीज़ हो जाती है। कभी कभार लोगों की शारीरिक बनावट भी चेंज हो जाती है, क्योंकि सूचना किसने दिया गलत? इस डीएनए ने दिया है, डीएनए ने सूचना दिया है। अच्छा, कभी कभार चेक करते हैं कि उसका बेटा कौन टेस्ट करते हैं? डीएनए टेस्ट करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं ना। क्योंकि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई मेरा बेटा है और कोई कह रहा है कि तुम्हारा बेटा है, तो क्या होगा? डीएनए टेस्ट होगा, क्योंकि मेरी अंदर की सूचना कहाँ गई है? उसके अंदर गई है। तो दोनों को सूचनाओं को चेक किया जाएगा, मैच कर रहा है कि नहीं। तो मैच कर गया तो बेटा, ना मैच किया तो हमारा बेटा नहीं हो, ठीक है ना। गांधी जी के लेखक का नाम पूछा ना, जो उनको कर रहा था। हाँ, आपको बुलाया था बताने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, एक किसी को उपाधि दी जाती है, सुभाष चंद्र बोस को भी अपना बेटा ही मानते थे वो, ठीक है ना। और एक लोग और किसी को बेटा मानते थे वो, ठीक है ना। वैसे सुभाष चंद्र बोस को क्या नाम है, गांधी जी उनको कहा था, ठीक है ना, कि मेरा बिगड़ैल बेटा है, ठीक है। हाँ, गांधी जी कहा था उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को। यहाँ पर आते हैं टॉपिक पर, तन्नी से बता ही रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, आगे के बता रहे हैं। अब सुना ध्यान से, हमने गुणसूत्र को खींचा तो क्या मिला? डीएनए। गुणसूत्र को खींचा तो क्या मिला? डीएनए। अब डीएनए को खींचोगे ना तो आपको पता क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड्स मिलेगा। ये क्या मिलेगा भाई? डीएनए को खींचोगे तो इस वाले हिस्सों को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो जब डीएनए को खींचोगे तो क्या मिलेगा? जीन मिलेगा। जब डीएनए को खींचोगे क्या मिलेगा? ये जीन। और जीन के खोजकर्ता आपको पता है कौन है? जोहान्स वर्ग, ठीक है ना। जीन के जोहान्स वर्ग, ठीक है ना। खोजकर्ता कौन है जीन के? ठीक है ना, वो जोहान्स वर्ग है, ठीक है। खोजकर्ता कौन है भैया? ऊपर नीचे आ रहा है कि नहीं लाइन में यहाँ पर? जोहान्स वर्ग, ठीक है, आ रहा है। जोहान्स वर्ग, जोहान्स वर्ग, इसके खोजकर्ता है जोहान्स वर्ग, ठीक है। इसके खोजकर्ता है, जीन के खोजकर्ता कौन है? जोहान्स वर्ग। अब देखना, गुणसूत्र को खींचा तो डीएनए मिला, डीएनए को खींचा तो क्या मिला? जीन मिला। अब जीन को खींचेंगे तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। जीन को खींचेंगे क्या मिलेगा भैया? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड। मान लीजिए, अच्छा पूछता कभी कभार कि जीन के इस सिरे से इस सिरे की दूरी कितनी होती है, तो क्या बताओगे आप? 34 एंगस्ट्रॉन होती है। क्या होती है? 34 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जीन के इस सिरे से इस सिरे के बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, उसे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है नोट्स बनाने में, क्योंकि मैं थक जा रहा हूँ सुबह से शाम तक। ठीक है, आगे आना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़ जाएं? अरे बोलो हाँ ना। गजब के लोग आते हैं, मतलब हद है। ठीक है, आप देखना मेरे भैया, जब जीन को खींचा क्या मिला? न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन? ए टी जी सी, यानी अब जगह तो है नहीं, हटा दें इसको, हटा देते हैं। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। ए टी जी और सी, ATGC मिला भाई। अभी बता देते हैं, ठीक है ना, बता देते हैं ATGC का मतलब क्या है। अभी बताते हैं ATGC का मतलब। ए का मतलब क्या है बबुआ? ए का मतलब एडेनिन। क्या है? एडेनिन। ठीक है ना। और जी का मतलब क्या है? ग्वानिन। बोलो तेज से, ग्वानिन। और टी का मतलब थायमीन। ठीक है, और सी का मतलब साइटोसिन। ठीक है ना, साइटोसिन। ठीक है ना, साइटोसिन। ध्यान रखना, जीन को खींचा क्या मिला हमको? न्यूक्लियोटाइड मिला। न्यूक्लियोटाइड मिला। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड इंग्लिश में न्यूक्लियोटाइड ही बोलते हैं, ना रखना। न्यूक्लियो हिंदी में भी न्यूक्लियोटाइड ही बोलते हैं। न्यूक्लियो, हालांकि न्यूक्लियो से केंद्र से संबंधित बना सकते हो हिंदी में। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या बोलेंगे? दूरी क्या है? 34 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है ना, और जीन को खींचने पे 4 क्या मिले? ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलते हैं बबुआ? इसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। और कौन क्षार? नाइट्रोजन क्षार। कौन क्षार? नाइट्रोजन क्षार। तो सवाल पूछता है कि डीएनए में कौन क्षार पाया जाता है, तो क्या बताओगे? नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। ठीक है ना, डीएनए में कौन क्षार? नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। डीएनए में कौन क्षार पाया जाएगा, तो क्या बताओगे? अब देखना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। तत्व तो मिला तो फास्फोरस, क्षार मिला तो कौन? नाइट्रोजन क्षार मिला तो नाइट्रोजन क्षार। ये जो होते हैं ना ATGC एक दूसरे से बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। क्या उसमें? बंधन द्वारा जुड़े। अब कौन से बंधन द्वारा जुड़े थे हम बताते हैं आपको। ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ पर ए है ए और टी की डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ए और टी। और जी और सी जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड द्वारा? ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है ना, उस बॉन्ड का नाम बताओगे आप लोग? उस बॉन्ड का नाम क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वहाँ पर कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। इस बॉन्ड को जानते हो क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बबुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप क्या बताओगे? इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है डीएनए में? तो क्या बताओगे? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ? किसी को कहीं डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल पूछेगा आपसे, यहाँ रखिएगा, सवाल आपसे पूछेगा कि माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? डीएनए। अगर डीएनए ना हो तो जीन, अगर जीन ना हो तो गुणसूत्र। तीनों है ना, एक ही सब गुणसूत्र का हिस्सा है ना। लेकिन अगर तीनों में से प्रमुखता मुझे देना होगा तो किसको दूंगा मैं? डीएनए को, क्योंकि सूचना रखने का काम कौन करेगा? जैसा जैसा मेरा डीएनए जो होगा सूचना रखे रहेगा, वही सूचना हमारी अगली पीढ़ी में जाएगी। क्योंकि जैसा जैसा डीएनए सूचना रखेगा वैसा सूचना गुणसूत्र को देगा, और गुणसूत्र वैसा गुण अगली पीढ़ी में देगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ध्यान रखना, तत्व पाया जाएगा फास्फोरस। देखा किसने था? कार्लसबर्ग। द्विकुंडली संरचना किसने दिया? डीएनए की संरचना वाटसन ने, क्रिक ने। ठीक है ना, ध्यान रखना, सभी समानता सभी जीवों में कौन सा पाया जाता है? बी डीएनए। पूछा है पिछली बार की यूपी टेट में। ठीक है ना, समानता, हाँ, नाइट्रोजन क्षार। कौन क्षार पाया जाता है? नाइट्रोजन क्षार। देखना, नाइट्रोजन क्षार। देखना, ये सब प्रकार का क्षार है। ध्यान रखना, ये प्रकार क्या है? ATGC एक प्रकार का क्षारी है वो। ठीक है ना, एक प्रकार के क्षारी है। ठीक है, ध्यान रखना। और ए और टी जुड़े होते हैं किस बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से। अगर बॉन्ड का नाम पूछे तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है ना, आप पढ़ लेते हैं समय है तो आरएनए के बारे में। डीएनए पढ़ लिया, आप पढ़ लेते हैं क्या? आरएनए के बारे में। ठीक है, अब देखिए मानव शरीर में बात करते हैं, हाँ ये भी बात करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने।
हाँ, मेरा पास जितना समय है उतना मैं बता दूंगा, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, गुणसूत्र तो मैं बताया लेकिन मैंने बताया ही नहीं, सुना ध्यान से, इसको हटा दें आप। चलिए जी, अब देखिएगा, अगर पूछेगा मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। गुणसूत्र बात करेगा, गुणसूत्र की बात करेगा, ध्यान रखना, मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं, ठीक है ना। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मानव में गुणसूत्र होते हैं 46, ठीक है ना। 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, और 44 प्लस एक्स है। इसका 44 का मतलब क्या है? 44 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र, ठीक है ना, महिलाओं और पुरुषों में क्या होते हैं? समान होते हैं। एक क्या पुरुष वाला है, ये क्या है पुरुष वाला, ये क्या है महिला वाला, महिला वाला। ये पुरुष वाला है, ये क्या बबुआ? महिला वाला है। हालांकि आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा ना आपको, तो जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो सिंड्रोम कहलाता है, कम भी हो जाता है तो क्या लाता है? सिंड्रोम कहलाता है। तो सिंड्रोम के बारे में कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, इस अगला टॉपिक होगा हमारा, तो उसमें बताएंगे कौन कौन सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ रखना 44 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र यानी मानव और यानी महिला और पुरुष के सभी गुण लगभग में क्या होते हैं? समान होते हैं। 2 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। हालांकि देखा जाए तो 45-45 होंगे, देखा जाए तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, हाँ ध्यान रखना, अभी देखना यहाँ पर 44 गुणसूत्र पूरी तरह से क्या होते हैं? पूरी तरह से समान होते हैं, ठीक है ना। महिला का आंख निकालकर पुरुष में लगा दीजिएगा, पुरुष का आंख निकालकर महिला में, महिला की किडनी पुरुष में, पुरुष की किडनी महिला में, यानी सब क्या है? गुणसूत्र इनका समान है, ठीक है ना। महिला का नहीं, दिमाग उतना रहे, ठीक है, ठीक है ना नहीं तो कम परेशान करती है महिला का ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ देखेंगे, हाँ उतना में कम परेशान करती हैं, क्या ज़्यादा हो जाए तो और दिमाग खराब करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे, आप सुना मेरे भाई ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। 2 गुणसूत्र चेंज है। ये 2 गुणसूत्र कौन है? एक कहीं देखा तो लैंगिक निर्धारण करने वाला गुणसूत्र है, यानी ये 2 गुणसूत्र क्या करता है? आपके शारीरिक बनावट को चेंज करता है। पुरुष जैसा होगा, महिला महिला जैसी होगी। ये 2 गुणसूत्रों को जैसे क्या होता है? शारीरिक बनावट में अंतर आता है, ठीक है ना, शारीरिक बनावट में अंतर आता है। अगर मान लीजिए ये पुरुष है महिला दोनों की शादी हुई, ठीक है ना। अब जब मान लीजिए, अगर मान लीजिए एक्स गुणसूत्र निकला इसमें से, एक्स गुणसूत्र इसमें से मान लीजिए एक्स गुणसूत्र निकल गया, ठीक है ना, तो जो नया बच्चा पैदा होगा एक्स वाला पैदा होगा। एक्स का मतलब होता है लड़की। क्या होता है बबुआ? लड़की होगी, इसका मतलब लड़की। अगर मान लीजिए इसमें का वाई निकल गया, इसमें का वाई निकल गया, इसमें का एक्स, देखिए महिला में तो एक्स होता है ना, एक्स होता है, तो उसमें से तो एक्स निकलेगा, ठीक है ना। पुरुष होगा, ओके, देखा ना, इसमें से क्या निकलेगा? वाई वाला निकल गया, इसमें क्या निकल गया? एक्स। यहाँ पर क्या होगा? लड़का। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि किसी में लड़का होगा या लड़की, ये महिला पर डिपेंड करेगी कि पुरुष पर? क्या बताओगे? आपको बताओ, यहाँ पर एक्स है ना, महिलाएं क्या कर सकती है? आपको कम से कम एक इसमें से कोई ना कोई देगी तो एक्स देगी, लेकिन अगर इसमें से एक्स निकल गया पुरुषों में से तो लड़की हो जाएगी, अगर वाई निकल गया तो लड़का। तो आप लोग जो कोसते हो ना कि यहाँ पर अरे यार 4 लड़की होगी, 5 लड़की होगी, जो हमारे समाज में जैसे हमारी कुरीतियाँ हमारे समाज की, उसके लिए महिलाएं जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है? पुरुष जिम्मेदार है। क्यों? कि अगर पुरुष वाई देगा तभी लड़का बनेगा, नहीं तो लड़का नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर पुरुष एक्स देगा तो लड़की, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ से तो एक्स आएगा आपका, यहाँ पर तो एक्स है ना, यहाँ से तो कोई वाई तो है नहीं कि वाई आएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है, जैसा आएगा वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो यही था गुणसूत्र के बारे में, ठीक है। तो गुणसूत्र के बारे में हमने पढ़ लिया, क्लियर हुआ? हाँ, अभी जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे ना, कोशिका विभाजन, तो वहाँ पर मैं एक बार फिर चर्चा करूँगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं आपको अब इतना पढ़कर आप अगर महिलाओं को आप दोषारोपण करेंगे ना तो आप, हाँ नहीं आप इतना पढ़कर करेंगे और आप जैसे बोल रहे हैं तो फिर ऐसे पढ़ने के लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बायोलॉजी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि जो हमारे माइंड में जो पुरानी कुरीतियाँ गलत अवधारणा के रूप में बैठ गई हैं उनको हम दूर कर सकें, ठीक है। तो रहने दें कि आरण्य शुरू करें? समय तो बड़ा खत्म हो गया है, नहीं तो आरण्य भी खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, रहने देते हैं। नोट्स बना रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जा रहा हूँ। एक आध दिन मुझे गैप मिल जाता ना तो मैं सारा काम उसी में कर देता, लेकिन गैप मिल ही नहीं रहा मुझे। संडे तक मुझे आराम नहीं है। संडे को टेस्ट लेना आप लोग का, और सर का बुला देंगे, सर आप टेस्ट ले लीजिएगा, हम नहीं आएंगे उस दिन, आप ले लीजिएगा टेस्ट।
घर तो नहीं जाएगा ना, तो आप ले लीजिएगा टेस्ट, ठीक है। लेकिन टेस्ट होगा, मैं पेपर दे दूंगा पहले, और संडे को मैं, हाँ संडे को